देखिए, कभी-कभी होता क्या है कि हमें एक बार में सफलता नहीं मिलती, बार-बार प्रयास करना पड़ता है और देखिए कभी-कभी क्या होता है कि आखिरी प्रयास में सफलता मिलती है। तो एक कहावत है कि बड़ी मंजिल के जो राहगीर होते हैं, वो छोटा दिल नहीं रखते हैं। धैर्य बनाए रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये आज है 21 मई और आज की वीडियो में टोटल 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में निकहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, जो भारत की निकहत जरीन है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं, निकहत जरीन ने जो है कैसे कैसे क्या परफॉर्म किया। देखिए, जो आपकी निकहत जरीन है, इन्होंने भी हाल ही में थाई ओलंपियन जूता मास जितपोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला बन गई। और देखिए, जो आपकी निकाह जरीन है, ये जो है इस प्रकार से मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखी केसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। यानी कि अब तक जो है केवल 4 थी, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी, और 5वीं कौन बन गई हैं, निकाह जरीन, जिन्होंने जो है अभी हाल ही में जो इस्तांबुल में जो है महिला विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया था मुक्केबाजी का, यानी कि बॉक्सिंग का, वहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जीता है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना शुरू की। देखिए, लोक मिलनी योजना नाम थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। ये पंजाब सरकार की योजना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। इन्होंने भी हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। देखिए, जो आपका लोक मिलनी योजना है, ये अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। देखिए, नाम से लग रहा है लोक मिलनी, यानी कि सबसे मिलने की योजना है। तो ये अपनी तरह का पहला एक जनसंपर्क कार्यक्रम है। ये संवादात्मक कार्यक्रम राज्य के, यानी कि पंजाब के लोगों को उनकी शिकायत के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और देखिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब के लोगों ने पिछले 2 महीनों में राज्य सरकार के पास विभिन्न शिकायतें और विभिन्न शिकायतें दर्ज कराई थी। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, पंजाब के बारे में अगर बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। अगला कि हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने चावल प्रौद्योगिकी की सीधी बुआई का उपयोग करके धान उगाने वाले किसानों के लिए कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन को अधिकृत किया। तो देखिए, ये प्रोत्साहन राशि आपकी है 1500 रुपये प्रति एकड़, यानी कि 1 एकड़ पर 1500 रुपये। और देखिए, जो आपका जो चावल प्रौद्योगिकी है, इसकी सीधी बुआई है, ये है क्या चीज़। देखिए, पंजाब में आपको पता होगा भूजल स्तर काफ़ी गिर गया है, यानी कि वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। इसीलिए पंजाब सरकार चाहती है कि किसान जो है ये पानी का कम से कम उपयोग करें कृषि के लिए, मतलब कम पानी में पूरा कृषि उनका हो जाए। यानी कि धान की बुआई हो रही है, तो जब तक धान पक नहीं जाता है तो कम से कम पानी में जो है सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से निपट जाएँ। तो देखिए, पंजाब सरकार द्वारा जो आपका डीएसआर, यानी कि चावल की बुआई की सीधी सीडिंग है, इस तकनीकी के लिए कुल जो है 450 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित भी किए हैं कि जो भी चावल की सीधी बुआई करेगा उसको जो है 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो इसके लिए कितना फंड रखा गया है सरकार के द्वारा, 450 करोड़ रुपए का। देखिए, जो आपका डीएसआर यानी कि चावल की सीधी सीडिंग है, तो इस तकनीकी में जो है क्या होता है, कम पानी का उपयोग होता है और अधिक लागत प्रभावी होता है। ये जो आपका चावल का सीधी सीडिंग है, यानी कि सीधी बुआई है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना, जिसको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहा जाता था, इसको रद्द कर दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार करती क्या थी। दिल्ली सरकार करती ये थी कि जो भी व्यक्ति है उसके घर पर, उसके पते पर जो है राशन जो है उसको होम डिलीवरी करवाती थी। तो इस चीज़ को जो है हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतने अच्छे काम को बैन क्यों कर दिया है,
क्योंकि देखिए अन्य राज्यों में होता क्या है, लोग जाते हैं लाइन लगाएंगे, जब उनका नंबर आएगा 1-2 घंटे बाद तो फिर अंगूठा लगा के पता नहीं क्या क्या वेरीफाई होता है, उसके बाद उनको राशन मिलता है। उसमें भी घपला हो जाता है, 5 किलो मिलना है तो कोठेदार केवल 4 किलो राशन देता है। ऐसा होता है कि नहीं आपके यहाँ, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन दिल्ली सरकार क्या करती थी कि अगर 5 किलो जो है गेहूं और 5 किलो चावल देना है आपको, तो ये तौल कर जो है सही मात्रा में आपके घर पे होम डिलीवरी करा देती थी। इसी को घर घर राशन वितरण योजना यानी कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना कहा जाता था। लेकिन एक चीज़ ये था इसमें ड्राबैक की, जो देखिए केंद्र सरकार मुफ्त राशन देती थी, उसी का उपयोग जो है वितरण में दिल्ली सरकार करती थी। खैर इसमें देखिए कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि राशन को वितरित करना है चाहे केंद्र सरकार दे या फिर कोई भी दे, उसको अगर जनता तक सुगम तरीके से पहुंचा दिया जाए तो ये काफ़ी उत्तम था। लेकिन हाई कोर्ट को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई, इसने दिल्ली सरकार के इस योजना को रद्द कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो नए सिरे से राशन की होम डिलीवरी की योजना शुरू कर सकती है, इसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए वो केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराए गए अनाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वो खुद अपना अनाज खरीदे और होम डिलीवरी करे। पांचवा की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई। देखिए आपने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना होगा, जो कि पहले एक क्रिकेटर थे, फिर कॉमेडियन बन गए, फिर नेता बन गए, फिर बहुत कुछ बन गए ये, और अभी देखिए ये अपराधी बन गए हैं, 1 साल जो है अब जेल में सड़ेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू, मामला क्या था, देखिए मामला लगभग 30 साल पहले का है। 1988 का मामला है, ठीक है, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था और आप में से बहुत सारे लोग पैदा नहीं होंगे, ठीक है। तो 1988 का मामला है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बुजुर्ग को पार्किंग में विवाद में जो है घुटना मार दिया था, यानी कि बूढ़े आदमी को इन्होंने घुटने से मार दिया था, और इसके बाद उस बुजुर्ग को जो है अस्पताल ले जाया गया था, जहां उस बुजुर्ग की मौत हो गई थी। तो ये आदमी थोड़ा सा मनमड़ लगता है, मुझे भी पागल है, कॉमेडी शो में तो हंसते रहता है, लेकिन देखिए 1988 में मर्डर करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए ऐसी चीज़ें बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि मैंने किसके बारे में बात की। तो रोड रेज मामले में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जो है 1 साल की कैद की सजा हाल ही में सुनाई गई है। और अगला प्रश्न है कि विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस को हम 20 मई को मनाते हैं, और 2022 के लिए इसकी थीम है बी एंगेज सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ वीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। और देखिए विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करें तो ये पहली बार 20 मई 2018 को मनाया गया था, और तब से हर साल मनाया जाता है। ये दिन जो है ये 1773 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटोन जानसा, इनके जन्म की याद में मनाया जाता है। और देखिए जो आपके एंटोन जानसा है, इनको मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता था, इसीलिए इनके सम्मान में ये दिवस 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है इस बार, इसकी थीम रखी गई है बी एंगेज सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 मनाया गया है 20 मई को, और इसकी थीम रखी गई है इस साल पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। एक खास बात यह है कि इसका जो तिथि है ये हर साल चेंज होते रहता है। देखिए हर साल जो है मई महीने के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर के लोग जो है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाते हैं, और इस साल ये दिवस 20 मई को मनाया गया है, याद रखिएगा। और देखिए इस वर्ष ये 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है, ये भी याद रखना है। तो नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब मनाता है, 20 मई को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है अजय पीरामल को। देखिए अजय पीरामल जो है ये पीरामल समूह नाम की एक कंपनी है, इसके अध्यक्ष हैं, और इनको जो है अभी हाल ही में जो ब्रिटेन की महारानी हैं द क्वीन, इनके द्वारा जो है मानद कमांडर ऑफ द आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से जो है सम्मानित किया गया है। और देखिए इनको जो है यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके और भारत व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा अजय पीरामल को आर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक बनाया।
देखिए अभी हाल ही में दो व्यक्तियों को जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक में। पहले का नाम है राजीव रंजन और दूसरे का नाम है सीती कांठा पटनायक। इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए मैं डेली बताता हूँ, आज आपका ऑनलाइन होमवर्क है, आपको बताना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है इनका क्या नाम है, ये दो चीज़ें बताइए। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। अगर ये तीन चीज़ें आप बता लेते हैं तो मुझे लगेगा कि आप जरूर कंपटीशन जो है इस बार कोई ना कोई कंपटीशन क्रैक करके सरकारी नौकरी ले लेंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, छोटा सा टेस्ट है आपके लिए ऑनलाइन। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, राजीव रंजन की और सीटी कांठा पटनायक की। देखिए जो राजीव रंजन है ये कार्यकारी निदेशक के रूप में मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख करेंगे आरबीआई में। जबकि जो आपके सीटी कांठा पटनायक हैं ये आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। और अगला प्रश्न है कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो देखिए वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जो है नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो इस महीने में मई महीने में ये नेपाल की विदेश यात्रा पर थे और ये गए थे नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर। और ये अपनी यात्रा के दौरान नेपाल में लुम्बिनी पहुंचे थे। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा की थी। और ये श्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की 5वीं यात्रा थी। ठीक है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो ये 5वीं बार गए थे कहाँ पर, नेपाल की यात्रा पर। और लुम्बिनी की ये इनकी पहली यात्रा थी। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यात्रा का क्रम और कहाँ ये पहली बार गए थे, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं कि फला देश में चौथी बार गए थे। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए दोनों प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पीएम नेपाल के पीएम ने जो है माया देवी मंदिर का दौरा किया जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। और दोनों प्रधानमंत्रियों ने दान किया और मंदिर में बौद्ध समारोह और प्रार्थनाओं में भाग लिया। अगर आप कभी लुम्बिनी घूमने जाइए तो माया देवी मंदिर में जरूर जाइए, क्योंकि इसी प्लेस पर जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी जो है बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही एक तरीके से कहा जाए बहुत ही पीसफुल प्लेस है। मैं तो जाता हूँ वहाँ पे कभी कभी घूमने, क्योंकि मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे है और बगल में कुशीनगर भी है। मतलब जन्म स्थान और निर्वाण स्थल दोनों मेरे घर के आसपास में हैं। तो आप भी जाइए अगर समय मिले घूमने के लिए, ऐसी चीज़ें घूमनी चाहिए जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों के खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। देखिए चीन के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से करीब करीब 32 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के बाहर रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। और आपको बता दें कि चीन जो है ये मंगल मिशन पर भी काम कर रहा है। चीन चाहता है कि जो अंतरिक्ष है यहाँ पे जो भी ग्रह हैं उन पर कब्जा कर लें, जैसे कि हमारी भारत की ज़मीन कब्जे आ रहा है चीन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डेफ लिपिंग्स 2021 की मेजबानी की। तो देखिए जो आपका डेफ लिपिंग्स 2021 प्रतियोगिता था इसकी मेजबानी ब्राज़ील ने की थी। और देखिए ब्राज़ील ने जो है डेफ ओलंपिक्स 2021 में जो है 16 पदक जीते थे। भारत की बात करें तो देखिए भारत के बारे में ही पूछा जाएगा। देखिए भारत ने जो है इस डेफ ओलंपिक्स में जो है क्या जीता, 16 पदक जीते, जिसमें 16 पदकों में 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। देखिए भारत ने 11 खेल विधाओं में भाग लेने के लिए जो है कुल 65 एथलीटों को भेजा था ब्राज़ील में। और आपको बता दूं 1965 में पदार्पण करने के बाद से ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डेफ ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व है, यानी कि इतने लोगों को वहाँ पे भेजा गया। तो कुल 16 पदक भारत ने जीते डेफ ओलंपिक्स 2021 में, जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। और इस 16 पदकों में क्या 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 शामिल है, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य। याद हो गया होगा आपको। और अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की। तो देखिए विश्व बैंक जो है इसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद की घोषणा की है। देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए एक बयान में बताया
कि खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए विश्व बैंक अगले 15 महीनों के लिए कितना 12 अरब डॉलर का नया परियोजना शुरू करने की तैयारी में है। और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जो आपके हैं डेविड मलपास, इन्होंने कहा कि खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण जो है सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। तो विश्व बैंक चाहता है कि जो गरीब तबका है पूरे विश्व में, चाहे किसी भी देश के हों, तो उनको अनाज मिले, वो भी जो है खाएं पिएं और मस्त रहें, उनको कुपोषण का सामना ना करना पड़े। तो टोटल 30 अरब डॉलर जो है ये खर्च करेगा विश्व बैंक इसके लिए, ताकि लोगों को अनाज मुहैया कराया सके। और जो शुरुआती 15 महीना होगा, ठीक है, उसमें 12 अरब डॉलर की नई परियोजनाएं तैयार कर रहा है विश्व बैंक, ठीक है, कई सारे देशों के साथ मिलकर। और अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने जा रही है। देखिए, दिल्ली की सरकार जो है ये शहरी कृषि नीति शुरू करने जा रही है। और इसका लक्ष्य क्या है, दिल्ली में हर व्यक्ति को अपने घर में फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक चीज़ें उगाने में सक्षम बनाना और उनको प्रोत्साहित करना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ज़मीन नहीं है, मकान है दिल्ली में, आपकी छत पे अगर थोड़ी सी जगह है तो कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो है आप अपने छत पे टमाटर, धनिया, लहसुन, प्याज जो भी है मतलब उगाना चाहें उगा सकते हैं, जो कंफर्टेबल हो। तो शहरी कृषि नीति शुरू करने कौन जा रही है, दिल्ली की सरकार। दिल्ली में किसकी सरकार है, मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी शुरू मैंने बताया वीडियो के शुरुआत में आपको। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न है कि अ प्लेस कॉल्ड होम किसकी लिखी गई उपन्यास है, बताइए। अगला है कि हाल ही में कौन दोबारा भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, बताइए। देखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इन सब का उत्तर आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो कल का वीडियो देख के, यानी कि 20 मई का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि हाल ही में किस देश में स्काई ब्रिज 721 नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खोला गया, बताइए। देखिए, इस ब्रिज के बारे में पूरी डिटेल आपको कल के वीडियो मिल जाएगी, कल का वीडियो देख डालिएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्वतारोही केंटन कुल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया, बताइए। एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले विदेशी पर्वतारोही का क्या नाम है, बताइए। इसका भी उत्तर मैंने कल बताया था, कल का वीडियो जरूर देखिएगा, और वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मिल जाएंगे। पांचवा है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए जिसे पृथ्वी पर लाया गया था, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए, का पहला प्रश्न था कि विश्व बैंक के अनुसार विदेशी प्रेषण प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है। तो देखिए, अपना भारत सबसे आगे है विदेशी प्रेषण प्राप्त करने के मामले में। और दूसरा था कि कौन सा देश जो है जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। तो देखिए, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है जर्मनी को पछाड़कर। और अगला है कि हाल ही में अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की। तो देखिए, ये अमाउंट है 10.5 बिलियन डॉलर। और चौथा था कि हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। तो देखिए, ये भारतीय आपके हैं डॉक्टर कमल बाबा। और पांचवा था कि हाल ही में किसे रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है बी गोविंद राजन। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।